नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एजुकेटर पर। इससे पहले कि मैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करूं, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अलग अलग माध्यमों पर मुझसे सीधा जुड़ने का संपर्क सूत्र आपके साथ साझा किया है। यदि आप चाहें तो इन माध्यमों पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अपने सफर को और अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की, जो कि है इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए मौद्रिक नीतियां बनाने का काम वहां का सेंट्रल बैंक करता है। तो एक बात स्पष्ट है कि भारत के संदर्भ में मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन और फंक्शंस के बारे में एक हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत के लिए मौद्रिक नीतियां बनाने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इन मॉनेटरी पॉलिसीज के माध्यम से किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है कि उस देश के मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो एक लिमिट के अंदर रहे, तरलता न तो उस सीमा से अधिक हो जाए न उस सीमा से कम हो। इन नीतियों के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद जो सेकंड उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना। उसके बाद अंतिम उद्देश्य होता है घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं से स्थिर विनिमय दर बनाए रखना, यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट एक सीमा से ज़्यादा ना हो, ये इंश्योर करना, और एक सीमा से नीचे भी ना जाए, ये भी इंश्योर करना। तो इन नीतियों के माध्यम से जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए RBI 2 तरह के उपकरणों का प्रयोग करता है। सबसे पहले RBI मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग करता है, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स का प्रयोग करता है। जब RBI ये पाता है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पा रहे हैं, तब RBI ऐसे में गुणात्मक उपकरण यानी कि क्वालिटेटिव मेजर्स का प्रयोग करता है। आपको ध्यान रहे कि ये दोनों ही क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, ये दोनों ही ट्रेडिशनल टूल्स का हिस्सा हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। जब ये दोनों ही ट्रेडिशनल टूल्स अपने पर्पस को सर्व करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तब ऐसे में RBI जो है वो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का प्रयोग करता है, गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करता है। गैर पारंपरिक उपकरण जैसे हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर और नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर और नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी के अंदर क्या होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा है उसका संचार किया जाता है। वो संचार कैसे किया जाएगा? वहाँ की सेंट्रल बैंक पैसे छापे और लोगों में वितरित कर दे, ताकि लोगों की क्रय क्षमता बढ़े और मार्केट में पैसा क्या हो? पंप हो। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही अव्यवहारिक है। तो इसका जो अल्टरनेटिव तरीका है वो क्या होता है कि वहाँ की सरकारें सार्वजनिक उपक्रमों में या सार्वजनिक योजनाओं के माध्यम से जनता तक पैसा पहुँचाए, ताकि जनता की क्रय क्षमता बढ़े और मार्केट में पैसे का फ्लो हो। इसके बाद सेकंड जो कंसेप्ट है वो है हेलीकॉप्टर हूवर। हेलीकॉप्टर हूवर हेलीकॉप्टर मनी का ठीक विपरीत कंसेप्ट है। इसमें मार्केट में पहले से जो अतिरिक्त मुद्रा है उसको सोखने का काम किया जाता है। जैसे कि जो भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है वो हेलीकॉप्टर हूवर का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मात्रात्मक उपकरणों की, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स की। RBI जो है वो निम्न 7 क्वांटिटेटिव मेजर्स का प्रयोग करता है। सबसे पहला है नगद आरक्षी अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद है वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद है खुली बाजार की प्रक्रिया, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सीमांत स्थायी सुविधा। इस वीडियो में हम ऊपर के 3 मात्रात्मक उपकरणों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नीचे के 4 मात्रात्मक उपकरण, यानी कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सीमांत स्थायी सुविधा के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जो वीडियो आपको इसी चैनल पर इस वीडियो के अपलोड होने के 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं CRR की, यानी कि कैश रिजर्व रेशो की। तो ये कैश रिजर्व रेशो होता क्या है?
तो एक बैंक में कुल जमा राशि यानी कि NDTL निवल मांग एवं सावधि देयता का वह हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास रखती है वो क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। वर्तमान में ये एक बैंक की कुल जमा राशि का कितना है? इसको करेक्शन कर लीजिए आप, 3% है। वर्तमान में कुल जमा राशि का कितना है? 3% है। CRR के रूप में रखी गई राशि पर RBI बैंक को किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देता है, न ही इस धनराशि का RBI किसी और उद्देश्य से प्रयोग कर सकता है। तो जब RBI इस जमा राशि पर न तो बैंक को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, न ही RBI इस पैसे का कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ थर्ड पॉइंट का कि ये पैसा कहाँ जा चुका है? अर्थव्यवस्था से बाहर जा चुका है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जाए जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाए, तब ऐसी स्थिति में RBI क्या करता है? CRR को बढ़ा देता है, जिससे जो इकोनॉमी में जो अधिशेष धनराशि है उसको सोख लिया जाता है। इसके विपरीत जब मार्केट में पैसा पंप करना होता है तो RBI क्या करेगा? CRR को कम कर देगा ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहे ऋण देने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इससे मार्केट में क्या होगी? तरलता बढ़ जाएगी। तो अब अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का ही एक्सटेंशन है कि यदि CRR बढ़ जाए तब बैंकों के पास अपने कारोबार के लिए कम धनराशि बचती है। ऐसे में अपने लाभ को कायम रखने के लिए बैंक क्या करेंगे? एक सीधी सी बात है कि अपनी ब्याज दर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इसकी गणना जो है वो पाक्षिक तौर पे होती है, हर 14 दिन में CRR की गणना की जाती है, परंतु ध्यान रहे कि CRR के रूप में निकलने वाली धनराशि इन 14 दिनों के औसत जमा राशि का कितना होती है? 3% होती है। यानी कि 1 से लेकर 14 दिन के बीच हर दिन जो भी धनराशि जमा हुई उन सब का जब औसत निकालते हैं उसका 3% जो है वो CRR के रूप में बैंकों को RBI के पास जमा कराना होता है। RBI संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से CRR पर जो पहले के परिसीमन थे 3% से 15%, यानी कि लोअर लिमिट 3% आपको रखना ही होता था और अपर लिमिट 15% से ऊपर आप नहीं जा सकते थे। तो इस परिसीमन को RBI संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से अब खत्म कर दिया गया है। फिलहाल CRR पर किसी तरह का परिसीमन लागू नहीं है, न ही इसकी कोई उच्चतम सीमा है, न ही कोई निम्नतम सीमा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मात्रात्मक उपकरण की, जो कि है वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये क्या होता है? यह बैंकों के कुल जमा राशि का वह निश्चित हिस्सा है जिसे बैंक अपने पास रख लेते हैं। तो CRR वो हिस्सा था जिसे बैंक RBI के पास जमा कर देते हैं और SLR वो हिस्सा है जिसे बैंक अपने ही पास रख लेते हैं। वर्तमान में कुल जमा राशि का 18% है। आप यहाँ करेक्शन कर लें, वर्तमान में कुल जमा राशि कितना है? 18% है। और SLR के रूप में रखी गई इस राशि को 3 प्रारूपों में बैंक जो है वो रख सकते हैं। पहला नगद, दूसरा गोल्ड के रूप में और तीसरा सरकारी प्रतिभूति के रूप में। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है SLR अर्थव्यवस्था में दिए गए ऋण की दिशा क्या कर सकता है? तय कर सकता है। SLR की गणना भी CRR की तरह पाक्षिक होती है। वही 14 दिनों में बैंक में जो पैसा जमा हुआ है उसका एवरेज और फिर उसका 18% क्या होता है? बैंक को अपने पास रखना होता है। वो 3 फॉर्म्स में रख सकता है, नगद के रूप में या सोने के रूप में या सरकारी प्रतिभूति के रूप में। RBI संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से SLR की जो लोअर लिमिट है उसको खत्म कर दिया गया है, परंतु 40% की जो अपर लिमिट है वो अब भी लागू होती है। इसका मतलब हुआ कि SLR कितना भी कम किया जा सकता है, लेकिन इसको 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि बैंक के पास 14 दिनों में जमा राशि का जो औसत है वो है 100 रुपये। तो 100 में से 3% यानी कि 3 रुपये तो बैंक क्या करेगा? RBI के पास CRR के रूप में जमा कर देगा और 18% यानी कि 18 रुपये क्या करेगा? बैंक अपने ही पास रख लेगा, या तो नगद के रूप में या सोने के रूप में या सरकारी प्रतिभूति के रूप में। तो यानी 100 में से 21 रुपये जो हैं वो ना तो ऋण देने के काम आएंगे, न ही किसी और इन्वेस्टमेंट के काम आएंगे। बाकी बचे हुए पैसे का प्रयोग ही बैंक ऋण देने या किसी अन्य उद्देश्य से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वांटिटेटिव मेजर की, जो कि है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि RBI द्वारा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियां बेचने एवं प्रतिभूतियां वापस खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो प्रतिभूतियां हैं वो बिल एवं बॉन्ड दोनों ही रूपों में बेची जाती हैं। बैंकों के पास कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां
इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थानों को भी बेची जाने वाली प्रतिभूतियां जो हैं वो एसएलआर से अतिरिक्त होती हैं। ध्यान रहे, ये जो प्रतिभूतियां हैं वो एसएलआर से क्या होती हैं, अतिरिक्त होती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वही बैंक और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियां खरीदती हैं जिनके पास अधिशेष धनराशि हो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वे ही खरीदेंगे जिनके पास क्या होगा, अधिशेष धनराशि होगी। इसके माध्यम से भी आरबीआई क्या करती है, ऋण की दिशा तय करती है। तो एसएलआर के माध्यम से भी आरबीआई ऋण की दिशा तय करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से भी क्या करती है, आरबीआई ऋण की दिशा तय करती है। बैंकिंग व्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो और बैंक आम उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर ऋण प्रदान कर रही हो, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा, ओएमओ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियां बेचकर बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसे कहते हैं संकुचन ओपन मार्केट ऑपरेशन। यदि बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करने के उद्देश्य से आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों से वापस खरीदना जो है वो शुरू कर दे, तो इसे कहते हैं प्रसारवादी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमारे तीनों जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वांटिटेटिव मेजर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इससे पहले कि मैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त करूं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए जुड़े रहें DS एजुकेटर से। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।